3 साल पहले शुरू हुई जंग से लेकर अब तक क्या हुआ ये बता देते हैं जल्दी से। ये अहम जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए 24 फरवरी 2022 को इस जंग की शुरुआत हुई। कितनी मौत हुई? 2 लाख से ज्यादा। और ये कम से कम आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। कितने लोग घायल हुए? 8 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए हैं इस जंग में। यूक्रेन में जो लोग इस जंग के चलते बेघर हो गए उनकी संख्या ही 1 करोड़ से ज्यादा है। जो रूस को नुकसान हुआ है वो आप देखिए 110 लाख करोड़ का रूस को नुकसान हुआ है। यूक्रेन को नुकसान आप देखेंगे तो वो है 55 लाख करोड़ का। रूसी कब्जा आज की तारीख में जंग के 3 सालों बाद जब हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि 11% यूक्रेनी जमीन पर आज की तारीख में रूस का कब्जा हो चुका है। लेकिन अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढने जाएंगे कि इस जंग से किसको क्या हासिल हुआ तो जवाब मिलेगा नहीं। और जब से ये जंग चल रही है तब से लेकर आज तक TV9 लगातार इसकी ग्राउंड जीरो से कवरेज कर रहा है, आप तक तस्वीरें और हर रिपोर्ट पहुंचा रहा है। हमारे कई सहयोगियों ने रूस और यूक्रेन के वॉर जोन में अपनी जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग की है। आप अपने स्क्रीन पर हमारे 4 सहयोगियों मनीष झा, विपिन चौबे, गौरव अग्रवाल और सुमेरा खान की तस्वीरें देख रहे हैं, जिन्होंने इस वॉर का पल पल का अपडेट आपको सबसे पहले दिया, आप तक सबसे पहले पहुंचाया। तो देखिए यूक्रेन पर रूस का भीषण ड्रोन अटैक हुआ। एक और अपडेट सामने आ रहा है, वो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की 267, जी हां 267 ड्रोन से यूक्रेन पर रूस का हमला हुआ है। युद्ध के 3 साल पूरे होने से पहले ही यह हमला किया गया। कहां हमले हुए? खार्किव, सूमी और ओडिशा में यह भारी तबाही मचाई गई है। 3 साल में सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है, ये ज़ेलेंस्की का दावा है। एक साथ इतना बड़ा हमला हुआ है, मतलब रूस का इरादा बिल्कुल साफ है, जब तक यूक्रेन हार नहीं मानेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। पर आज की आसमानी तबाही बहुत बड़ी है। कैसे, ये जरा समझिए। जंग के 3 साल रूस ने मचाई आसमानी तबाही। यह हमला कैसे हुआ है? ड्रोन के जरिए हुआ है। लेकिन ड्रोन्स की संख्या कितनी थी? संख्या तो देखिए 267 ड्रोन्स एक साथ अटैक के लिए भेजे गए। कहां पर हमला हुआ? 13 यूक्रेनी इलाकों को इस हमले में निशाना बनाया गया। अब तक जो आधिकारिक जानकारी मिली है वो मौत के बारे में वो बता रही है कि 3 लोगों की मौत हुई है। किसका दावा? यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का। बड़ी बात क्या है? युद्ध के 3 साल पूरे होने से पहले ये बड़े हमले अंजाम दिए गए। कीव समेत 13 इलाकों पर बम गिराए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले लेकिन मनीष, मैं आपके पास आऊंगा। ये रूस का इतना बड़ा हमला, इतना बड़ा ड्रोन अटैक, ये क्या बता रहा है? मतलब तूफान से पहले की शांति का जिक्र अक्सर होता है, ये क्या शांति से पहले वाला तूफान? देखिए, एक बात तो साफ है कि राष्ट्रपति पुतिन ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि रूस तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक शांति का कोई ठोस प्रस्ताव उनके पास नहीं आता है। केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि ट्रंप और पुतिन की मीटिंग भी होने वाली थी और पुतिन ने कहा कि हम सिर्फ कॉफी पीने के लिए नहीं बैठेंगे। अगर आपके पास शांति का ठोस प्रस्ताव है, रूस जिन बातों की लगातार चर्चा करता है, अगर उससे बुनियादी कंसर्न से आप मेल मिलाप करते हैं तो ठीक है, वरना यह युद्ध जारी रहेगा। और ये बात हम तब कह रहे हैं जब आज इस युद्ध की 3री सालगिरह है, यानी जिस युद्ध को 10 दिन में खत्म होना था वो 3 साल हो चुके हैं। अभी भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आने वाले अगले कुछ दिनों में या कुछ हफ्ते में यह युद्ध खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में रूस की कोशिश है कि जितना ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी उनके कब्जे में आना चाहिए वो आ जाए, क्योंकि अगर युद्ध खत्म हुआ तो उतनी टेरिटरी रूस का हिस्सा माना जाएगा भविष्य में भी। जान लेना जरूरी है, 3 साल पहले इस युद्ध का आगाज हुआ कैसे, किस तरह 4 फ्रंट से जंग के मोर्चे खोले गए। देखिए, साउथ फ्रंट की बात करें, क्रीमिया और खेरसोन से यह मोर्चा खोला गया और 3:45 सुबह यह वक्त है जहां पर रूसी फौज ने क्रीमिया चेक पॉइंट पर हमला किया था। 4 बजे तक हमले में 4 यूक्रेनी बॉर्डर गार्ड मारे गए थे और चौनहार क्रॉसिंग पर भी रूसी फौज का हमला हुआ। चौनहार क्रॉसिंग क्रीमिया को खेरसोन से जोड़ता है। 4 बजे तक दोनों क्रॉसिंग पर रूसी फौज का कब्जा हो गया और हमले के बाद रूसी फौज खेरसोन की तरफ कूच करती नजर आई, उस तरफ बढ़ी। उत्तरी फ्रंट की बात करें, नॉर्थ फ्रंट, जहां पर बेलारूस बॉर्डर है, देखिए
सुबह की बात करें तो 4 बजकर या 4:30 बजे के करीब इस समय के बीच रूसी फौज का हमला होता है। चेरनीहिव में यूक्रेन बेलारूस ज्वाइंट सेक्शन पर हमला और बेलारूस के रास्ते यूक्रेन के सेनकिवका में फौज घुसती है। 4 बजे रूसी फौज का काफिला दक्षिण की तरफ बढ़ा। यूक्रेनी बॉर्डर गार्ड से झड़प होती है और कीव की तरफ फौज बढ़ती है। चेरनोबिल से 80 किलोमीटर दूर पहुंच गई रूसी फौज इस हमले के दौरान, यानी कि ये फ्रंट जब खुलता है तब। अब बात करते हैं पूरी फ्रंट की। डोनबास लुहांस्क के सबसे अहम इलाका। सुबह 4 बजे से 4:30 बजे के बीच ये हमला होता है। रूसी फौज के साथ वैगनर आर्मी का भी हमला होता है और डोनेस्क और लुहांस्क इलाके में यूक्रेनी जमीन पर अटैक हुआ। मिलोव इलाके में यूक्रेनी बॉर्डर के साथ झड़प हुई। रूसी फौज यूक्रेनी सीमा में घुस गई थी इस हमले के बाद से ही, और देशव्यापी एयर स्ट्राइक भी किया गया है। पूरे यूक्रेन पर आसमान से बरसाए गए बम। सुबह 4 बजे रूसी फौज का पूरे यूक्रेन पर हमला शुरू हो गया। बॉर्डर के रास्ते एंट्री के साथ ही हवाई हमले शुरू हुए। मिसाइलों से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर हमला किया गया। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस की एयर स्ट्राइक हुई। कीव में भी 4 बजे के करीब जोरदार धमाके हुए और बोरिसिम्पल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी धमाके किए गए। तो इस तरीके से आप देखिए ये मोर्चे खोले गए और इस तरीके से हमला किए गए। हमारे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल AK श्रीवास्तव डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। कमांडर अतुल भारद्वाज हमारे साथ हैं। एयर कोमोडोर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ हैं और प्रोफेसर संजय भारद्वाज हैं। श्रीवास्तव, पहला सवाल तो यही कि बीते 3 सालों में ये जो पूरी युद्ध की तस्वीर हमने देखी, ये जो मोर्चों की बात हम कर रहे हैं, आपका असेसमेंट क्या कहता है? इस युद्ध में बेहतर नीति किसने अपनाई? क्योंकि रूस को लेकर जितने असेसमेंट थे कि इस वॉर की एंड टाइमिंग जो है 1 हफ्ते, 1 महीना या कुछ महीने तक की थी, लेकिन आज 3 साल बाद हम ये बात कर रहे हैं कि क्या ये जंग खत्म हो जाएगी? रूस की और यूक्रेन की दोनों की युद्ध नीति को आप कैसे इसका मूल्यांकन कैसे करें? हाँ बिल्कुल, देखो रवि, ये सच्चाई है कि अगर आप मिलिट्री पावर की कंपैरिजन करो तो जो रूस है वो सेकंड मिलिट्री पावर है वर्ल्ड की, और जो यूक्रेन है वो 15 में से पीछे ही नंबर उसका आता है। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो सब ने सोचा था कि ये लड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि रूस की जो मिलिट्री पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है, ना ही कि उसकी जो कि एक प्रकार से आर्मी, एयर पावर और नेवल पावर भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो करीब 10 दिन के अंदर पूरे यूक्रेन को जीत लेगी। मगर ऐसा नहीं हुआ और उसकी कमी पेशी ये अभी तक नज़र आ रही है कि बड़े जोर लगाने के बाद भी रूस करीब 11% का इलाका ही जीत पाया, जो डोनबास का है, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया और खारासोन, क्योंकि क्रीमिया उसने 2014 में लिया था। और यही नहीं, इसके अलावा कुर्स्क का इलाका 1200 किलोमीटर का यूक्रेन ने जीत लिया रूस का। तो ये सच्चाई है, एक जो मिथ। अगर सर छोटी सी बात इसमें जोड़ दूं तब आप बात पूरी करें कि आज की तारीख में जब 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, हम यहां खड़े हैं, अगर ट्रंप पुतिन के लिए पॉजिटिव ना हो तो क्या यह युद्ध रुकना संभव है, या इसकी कोई भी दशा दिशा दिखती है कि पुतिन जीत दर्ज कर दे, घोषित कर दे विक्ट्री परेड डे के दिन कि हम युद्ध जीत चुके हैं? क्या ये ट्रंप का होना ही थोड़ी बहुत उम्मीद जगा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। अगर ये लड़ाई रहती है शुरू रहती है तो आज की तारीख में यूक्रेन की पोजीशन वीक है, क्योंकि ईस्टर्न यूक्रेन में रूस धीरे धीरे और बढ़ रहा है और कुर्स्क का इलाका भी लेने की कोशिश कर रहा है। क्या यूक्रेन वापस ले सकता है जो 12 से 15% का इलाका उसने ईस्ट यूक्रेन में घुमा दिया? मुझे लगता नहीं, चाहे उसको कितनी ही मदद दे दे नेटो या अमेरिका, वो ये लेना नामुमकिन है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है आज की तारीख में ये नेटो और अमेरिका इसीलिए पुतिन चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सीज फायर हो। मगर जिस प्रकार से पुतिन, लेकिन क्या ऐसा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए, रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप के रुख की चर्चा है। जी हाँ, पुतिन से ज्यादा करीब है डोनाल्ड ट्रंप और निरंकुश ताकतों के साथ डोनाल्ड ट्रंप है यूएस मीडिया में। डेमोक्रेटिक सीनेटर ने यह दावा किया है। तो आप देखिए कि अमेरिका के अंदर इस पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। और देखिए इस बीच ज़ेलेंस्की क्या कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की को अमेरिकी रक्षा मंत्री की बड़ी चेतावनी सामने आई है। शांति समझौते के लिए बात करें ज़ेलेंस्की बातचीत के टेबल पर जरूर आए। यूएस से आर्थिक साझेदारी यूक्रेन के लिए जरूरी है, यह बताया जा रहा है ज़ेलेंस्की को, और शांति समझौते के लिए बात करने का दबाव डाला जा रहा है।
तो ज़ेलेंस्की को पेंटागन चीफ की चेतावनी, हम शांति कायम करने के बहुत करीब हैं, शांति के इतना नजदीक पहले कभी नहीं पहुंचे, इसलिए ज़ेलेंस्की को बातचीत के टेबल पर आना चाहिए। उन्हें यह याद रखना चाहिए कि अमेरिका और यूक्रेन की आर्थिक साझेदारी उनके देश के लिए भी अहम है। हमें उम्मीद है वो ऐसा जल्द करेंगे भी। हालांकि किसी भी सूरत में टकराव को खत्म करने के लिए यूक्रेन में अमेरिकी फौज की तैनाती नहीं होगी, ये कहा है पीट हेग्सेथ, पेंटागन चीफ ने। तो इस तरह से समीर साफ देखा जाए कि ज़ेलेंस्की पर हर तरफ से अमेरिका और ट्रंप प्रशासन दबाव डाल रहा है। रूस के विदेश मंत्री का कैसे नाटो पर गुस्सा फूटा है। नाटो चीफ को युद्ध विराम का कांटा बताया गया है रूस की तरफ से। रूसी विदेश मंत्री नाटो चीफ को युद्ध विराम का कांटा बता रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं बताने की कोशिश यह है कि नाटो की वजह से, नाटो कंट्रीज की वजह से यह युद्ध लगातार जारी है, सीज फायर नहीं हो पा रहा है। यूरोप के 7 देशों पर हमले का खतरा है। जी हां, रूसी सेना मिसाइल से कर सकती है हमला। युद्ध विराम नहीं होने की स्थिति में हमला संभव है। रूस को शक है कि यूरोप ट्रंप की बात नहीं मानेगा और नाटो देश नहीं मान सकते हैं ट्रंप की बात, और ऐसे में इस हमले का खतरा बना हुआ है। तो रूस को यह शक है कि यूरोप ट्रंप की बात मानेगा नहीं। वैसे भी अमेरिका और यूरोप में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। तो रूस यूरोप में किन देशों पर हमला कर सकता है, अब इसे भी आपको समझाते हैं। ब्रिटेन लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। ब्रिटेन यूक्रेन में सेना भेजने की तैयारी में है। यही वजह है कि सबसे पहले रूस ब्रिटेन पर हमला कर सकता है, इसकी आशंका है। अब रूस का दूसरा टारगेट कौन है? फ्रांस। फ्रांस भी लगातार यूक्रेन की सहायता कर रहा है और इस जंग के पक्ष में नजर आ रहा है। फिलहाल फ्रांस भी ब्रिटेन की तरह यूक्रेन अपनी सेना भेजना चाहता है। यही वजह है कि रूस के निशाने पर फ्रांस भी है, वहां पर भी अटैक हो सकता है। रूस का तीसरा टारगेट है बाल्टिक देश एस्टोनिया। एस्टोनिया और रूस में नार्वा इलाके को लेकर विवाद है। इतना ही नहीं, एस्टोनिया लगातार यूक्रेन को हथियार की सप्लाई भी कर रहा है। इसके अलावा रूस लातविया पर भी हमला कर सकता है। कारण यह है कि लातविया से भी रूस का जमीन को लेकर डिस्प्यूट है। इसके अलावा लातविया युद्ध में यूक्रेन की मदद भी कर रहा है। यानी इन तमाम देशों में एक बात कॉमन है, वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। लिथुआनिया से रूस का स्वाल्की कॉरिडोर को लेकर विवाद है। लिथुआनिया भी युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहा है। इसलिए रूस के टारगेट पर ये तमाम देश हैं। यूरोप में रूस का अंतिम टारगेट है पोलैंड। पोलैंड में नाटो का सैन्य बेस है। रूस इससे जाहिर है बहुत भड़का हुआ है, नाराज है। इसके अलावा पोलैंड यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार माना जाता है। नाटो के जो हथियार यूक्रेन पहुंचते हैं वो इसी पोलैंड के रूट से ही सप्लाई होते हैं। लिहाजा पोलैंड पर भी हमले का खतरा है, बल्कि यह कहा जाए कि सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को है तो वो है पोलैंड को। लेकिन सुमित, ये बताइए, खतरा तो है, हमले की आशंका तो है, लेकिन हमला हो भी सकता है क्या? इसके आसार, इसकी आशंका आपको कितनी प्रबल नजर आती है? ये बात बिल्कुल तय है कि रूस ये खुद मान के बैठा है कि उसकी अगले 10 साल के जंग सीधे नाटो से होगी, और ये कई बार व्लादिमीर पुतिन भी जाहिर कर चुके हैं। अगर आप देखें इस जंग के अंदर भले ही दोनों तरफ नुकसान हुआ हो, लेकिन एक बड़ी सीख जो रूस को मिली वो ये कि ओल्ड वेपनरीज के ऊपर निर्भर नहीं होना है। कन्वेंशनल वॉरफेयर जो लगातार रूस जिसमें कहते हैं कि लंबे समय से बैठा हुआ था, उसको रिवाइव कर रहा है, ड्रोन्स के ऊपर फोकस करना है। और एक बड़ी चीज जो रूस ने अचीव की वो ये था डीप पेनिट्रेशन इनटू द यूक्रेनियन बॉर्डर्स, और बेलारूस को तैयार करना अपने साथ एक प्रॉक्सी के तौर पर लड़ाना। तो रूस ने इन 3 सालों में भले ही लूज किया हो, कई चीजें आप कह सकते हैं उनके लोग मारे गए, लेकिन स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें रूस ने बहुत कुछ अचीव किया है। नाटो में यूक्रेन के जाने को रोकना, नाटो की आप कह सकते हैं यूक्रेन के अंदर उसकी मिलिट्री पावर को खत्म कर देना, उसके इलाकों से फैमिलियराइजेशन होना, अपनी आर्मी को सिखाना, कन्वेंशनल वॉरफेयर से निकालना और मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ना, ये सारी चीजें रूस ने पिछले 3 साल में सीखी है। और रूस ये जानता है कि अगली बड़ी जंग लंबे समय के लिए उसकी नाटो से ही होगी, और वो लगभग तय है। और इस बीच देखिए, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का तुर्की दौरा, रूस यूक्रेन युद्ध पर करेंगे बातचीत। हाल ही में ज़ेलेंस्की ने की थी एर्दोआन से मुलाकात। तो टर्की की क्या भूमिका है इस पूरे मामले में, यह भी अपने आप में
बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि देखिए दोनों नेताओं की, एक तरीके से दोनों देशों के इन बड़े चेहरों की ये यात्रा बहुत कुछ कहती है। अब मनीष, एक चीज है कि टर्की जैसा देश, इसका रोल बड़ा ही क्या कहें अस्पष्ट है, डाइसी है, या फिर सबसे पॉजिटिव है कि सबकी तरफ है तुर्की? देखिए फिलहाल तो यह है कि टर्की किसकी तरफ है और किसको वो भीतरघात कर रहा है ये समझने में रूस भी लगा हुआ है और अमेरिका भी लगा हुआ है, क्योंकि आर्मेनिया अजरबैजान के मामले में उसने रूस के खिलाफ भीतरघात किया और अजरबैजान को सपोर्ट किया, और वहाँ रूस के लिए वो एक सरप्राइज था, कंप्लीटली सरप्राइज था। वहीं अगर आप यूक्रेन के मामले में देखें तो यूक्रेन के मामले में अमेरिका के खिलाफ भीतरघात किया। तो वैसे में टर्की जैसे कैरेक्टर को लेकर वाकई में दोनों पक्ष भरोसा करने की स्थिति में नहीं है। और ज़ेलेंस्की भी तो गए थे तुर्की। जी, जेलेंस्की भी गए थे तुर्की, और लेकिन ये भी बात है कि टर्की में ही सबसे पहला रूस और यूक्रेन के बीच पीस डायलॉग हुआ था, जो मार्च 2022 में, यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले, जब प्रेसिडेंट पुतिन के शब्दों में ये तय हो गया था कि ठीक है रूस की सेना वापस कीव से लौट जाएगी और फिर युद्ध नहीं होगा, लेकिन यूक्रेन ये गारंटी दे कि वो नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। लेकिन उस समय कहा गया कि ब्रिटेन और अमेरिका के दबाव में जेलेंस्की ने अपने उन वादों को तोड़ दिया था, जिसका परिणाम है कि 3 साल से जंग चल रही है। बिल्कुल। और देखिए रूस यूक्रेन युद्ध पर पोलैंड क्या दावा कर रहा है, अब आपको बताते हैं। 2035 के आखिर तक लड़ सकता है यूक्रेन। यूरोपीय समर्थन के साथ यूक्रेन इस जंग में बना रह सकता है। पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की का यह बड़ा दावा सामने आया है। इस जंग को 3 साल पूरे हो चुके हैं और अभी भी जंग रुकेगी या नहीं, इस सवाल का जवाब किसी के पास नजर आ नहीं रहा।